मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पासपोर्ट नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि इंडियन पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन लॉन्ग एस्टैब्लिश लीगल डिस्टिंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है बिटवीन सिटीजनशिप एज अ लीगल स्टेटस और डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ उस लीगल स्टेटस को एविडेंस की तरह दिखाते हैं, स्टेटस उसका सिर्फ एविडेंस दिखाते हैं उस स्टेटस का। तो दोनों में फ़र्क समझो। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस एक अलग चीज़ है और उसको सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में और सिटीजनशिप एक्ट जो है वो गवर्न करते हैं एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है वो बेस्ड होती है ऑन बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई भी लॉ जो है वो ये इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो एक सिंगल यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट को दिखाकर कहता है कि हाँ ये डेफिनेटिव प्रूफ है इंडियन सिटीजनशिप का। गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एविडेंस दिखाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ सिटीजनशिप का क्लेम, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट करते हैं उस क्लेम को कि हाँ हो सकता है ये पर्सन सिटीजनशिप है, इसके पास सिटीजनशिप है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ये सिर्फ लीगली डेजिग्नेटेड, ये सब लीगली डेजिग्नेटेड नहीं है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है वो डिटर्मिन स्ट्रिक्टली होती है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ओके। तो अगर हम लीगल पोजीशन देखें, पासपोर्ट सिर्फ तब इशू किया जाता है जब गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ एप्लीकेंट जो है वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन ये सिटीजनशिप क्रिएट नहीं करती है और ये जो ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजनशिप एस्टैब्लिश भी नहीं करती है। इवन जो है सेक्शन 20 जो है पासपोर्ट्स एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट इवन नॉन सिटीजन्स को भी एक्सेप्शनल केसेस में दे सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ तिब्बतन रिफ्यूजीज़ को, श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ को, इनको भी पासपोर्ट इशू किए गए हैं या फिर ताकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकें। इसलिए लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, कोई एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है, यूके, यूएस, हर जगह पर पासपोर्ट जो हैं वो सिर्फ सिटीजनशिप की का एविडेंस देते हैं, सिटीजनशिप जो है उसको एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि यूके और यूएस में फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स अलग से एग्जिस्ट करते हैं और उनका जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अभी बिहार के टाइम पर भी जब एसआईआर हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो स्ट्रांग एविडेंस दिखाते हैं सिटीजनशिप का। लेकिन कोर्ट ने जो है डिक्लेयर नहीं किया था उनको कि वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है। ऐसे ही जो है कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बर्डन है सिटीजनशिप को प्रूव करने का वो इंडिविजुअल के ऊपर ही होता है, ओके। तो अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई यूनिवर्सल सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। सिटीजनशिप जो है बाय रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन अगर कोई किसी को मिलती है तो उनको तो फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, लेकिन जिनकी बर्थ से सिटीजनशिप है उनको कोई इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट है ही नहीं, है ना। तो सिटीजनशिप जो है उसको कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इलेक्टोरल रोल, स्कूल रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट्स, इन सबको मिलाकर जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। तो एक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं बताता है आपको कि आप सिटीजन है, वो आपके एक तरह से चेन ऑफ जो है आपकी हिस्ट्री से आपको पता लगता है कि आप जो है वो यहाँ के सिटीजन हो। इंडिया का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो डेवलप हुआ है अनइवनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मतलब जो 90s के बाद बॉर्न हैं या लेट 80s के बाद बॉर्न हैं उनके पास वो तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो है वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो उससे पहले के लोग हैं उनकी जो है उनको जो है ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उतनी, ठीक है। तो असम के एनआरसी के एक्सपीरियंस में भी हमने देखा कि एप्लीकेंट्स जो हैं उनको एस्टैब्लिश करने पड़े अपने लेगेसी रिकॉर्ड्स 24 मार्च 1971 से पहले के, और लगभग 19 लाख एप्लीकेंट्स इसलिए एक्सक्लूड हो गए क्योंकि उनके पास इनकन्सिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो इसीलिए नेशन वाइड जो एनआरसी प्रपोजल था वो इसलिए पॉलिटिकली कंटेंशियस बन गया जो सीएए की डिबेट के बाद, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने हैंड ओवर कर दिया है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिजिनस नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये नेत्रा एयरबॉर्न सिस्टम है क्या? एयरबॉर्न रडार एंड कमांड प्लेटफॉर्म है
और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है आई इन द स्काई कहती है। डेवलप किया गया है इसे इंडिजिनसली बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स द्वारा। इंडिया जो है 5th कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। और इसको डिज़ाइन और डिटेक्ट किया गया है इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स को लॉन्ग रेंजेस पे डिटेक्ट करने के लिए। रियल टाइम बैटलफील्ड मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो 250 से 500 किलोमीटर तक की डिटेक्शन देता है ये। 300 से 360 डिग्री रडार कवरेज है इसकी, तो ताकि कोई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या मिसाइल्स को ये ट्रैक कर सके। सोफिस्टिकेटेड सूट ऑफ मिशन इक्विपमेंट है इसमें, और ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है फाइटर जेट्स के साथ, ग्राउंड स्टेशन के साथ या बाकी के मिलिट्री एसेट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो 10th एपेक्स लेवल मीटिंग जो है एनकॉर्ड की चेयर करने लगे हैं। तो एनकॉर्ड क्या है, इसको 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था कोऑर्डिनेशन करने के लिए स्टेट्स और होम मिनिस्ट्री के बीच में, और एक 4 टियर सिस्टम 2019 में इसमें इस्टेब्लिश किया गया ताकि कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टेट्स के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में, बाकी के कुछ स्टेक होल्डर्स के बीच में इस्टेब्लिश हो सके, ताकि चैलेंज जो है ड्रग मैनेज का हॉलिस्टिक मैनर में एड्रेस हो सके। और जो अब देखें हम इसका 4 टियर सिस्टम, तो एपेक्स लेवल जो एनकॉर्ड कमेटी है वो यूनियन होम सेक्रेटरी उसे हेड करते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल जो कमेटी है उसे स्पेशल सेक्रेटरी जो है होम मिनिस्ट्री के वो उसको हेड करते हैं। स्टेट लेवल जो कमेटी है उसको चीफ सेक्रेटरीज हेड करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हेड करते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो है वो इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे मिशन स्पंदन, जिसमें कि पार्टनरशिप की जाती है स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस के साथ ताकि अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जा सके ड्रग मैनेज के अगेंस्ट। फिर मानस हेल्पलाइन भी है टोल फ्री। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महर्षि सुश्रुता। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है महर्षि सुश्रुता का जो कि फादर ऑफ सर्जरी हैं, उनका जो है वो अनवील हुआ है प्रेस्टिजियस रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में, यूके में। तो महर्षि सुश्रुता जो है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी हैं, एक पायनरिंग फिगर थे वो एंशिएंट इंडियन मेडिसिन में। और सुश्रुता ने जो है कंसेप्ट ऑफ शल्य तंत्र, सर्जिकल साइंस जो है वो दिया, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम देखें उन्होंने इन्फ्लुएंस किए हैं फील्ड ऑफ सर्जरी, खासकर कॉस्मेटिक सर्जरी। और मेडिकल स्कॉलर्स के हिसाब से सुश्रुता जो है वो उन्होंने वो लिव किए और प्रैक्टिस की मेडिसिन उन्होंने 600 BC से 1000 BC तक। सुश्रुता जो है वो डिसाइपल थे गॉड ऑफ आयुर्वेदा लॉर्ड धन्वंतरी के, और उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की मेडिसिन इन द सिटी ऑफ वाराणसी। वो अपनी जो है इन्फ्लुएंशियल ट्रीटीज़ सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं, जो कि मेन सोर्स ऑफ नॉलेज थी अबाउट सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया। ये डिस्क्राइब करती है ओवर 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और प्रोवाइड करती है डिटेल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ वुंड्स, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट्स। और उन्होंने डेवलप किए कई तरह की यूनिक और प्रैक्टिकल टेक्निक्स ताकि डायसेक्ट हो सके ह्यूमन बॉडी और स्टडी कर सकें उसके स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हलीना मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ओन्ड भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है उन्होंने 1100 करोड़ से ऊपर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं HAL से, ताकि सप्लाई हो सके लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक नाग मिसाइल के लिए, जिसको हेलिना कहते हैं। हेलिना एक इंडिजिनस 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये इसका जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं। इसका जो एयरफोर्स वर्जन है उससे ध्रुवास्त्र कहते हैं। इसको डेवलप किया गया है इंडिजिनसली बाय DRDO, और ये कवर कर सकता है डिस्टेंसेज रेंजिंग बिटवीन 500 to 7,000 मीटर्स, और ये गाइडेड है बाय इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। और मिसाइल जो है वो शार्पली क्लाइंब करता है और एकदम से डायरेक्टली जो है टैंक के ऊपर गिरता है, और इक्विप्ड है ये डे एंड नाइट ऑपरेशंस के लिए सभी वेदर कंडीशंस में भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ चिनाब वैली में जो है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहुंच चुका है। तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो 624 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो चिनाब रिवर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। और ये इसमें कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होगा जिसकी हाइट 135 मीटर्स तक होगी, और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस होगा। इसको डेवलप किया जा रहा है बाय चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, और ये मच नीडेड पावर जो है नदर्न ग्रिड को देगा और एक्सेलरेट करेगा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेक लाच। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो लगभग 1000 से ज़्यादा टाइनी अर्थक्वेक्स जो है वो उन्होंने एक्सपोज किया है डीपर स्लैंटेड रेजरवॉयर जर्मनी के लेक लाच वॉल्केनो के नीचे। तो लेक लाच जो है वो एक वॉल्केनिक कैल्डेरा लेक है जो राइनलैंड एरिया ऑफ जर्मनी में लोकेटेड है। लार्जेस्ट लेक है उस एरिया की, और जो पार्ट ऑफ द ईस्ट, ये एक पार्ट है ईस्ट आइफल वॉल्केनिक फील्ड का विद इन द लार्जर वॉल्केनिक आइफल रीजन। ये लेक ओवल शेप में है
और ये एक मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है, जो इसकी अगर हम देखें तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की ट्रेसेस जो है इसमें पाई जाती हैं, और लेक का कोई नेचुरल आउटलेट नहीं है. ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is passport, not a proof of citizenship. This topic is important for our governance section. So on Passport Seva Divas, Ministry of External Affairs has clarified the long-established rule that Indian passport is primarily a travel document. It is not a conclusive proof of citizenship. And this clarification is reflecting the long-established legal distinction between citizenship as a legal status and documents which merely provide evidence of that status. So citizenship is governed by the Articles 5 to 11 of the Constitution and the Citizenship Act of 1955. They basically govern the acquisition and determination of Indian citizenship. Citizenship is based on birth, descent, registration, naturalization, or incorporation of territory. No law identifies a single universal document as a definitive proof of Indian citizenship. Government issued documents only serve as evidence supporting the legal claim of citizenship. Okay, so in response to a parliamentary question, Ministry of Home Affairs has clarified that Aadhaar, passport, voter ID, PAN card, birth certificate, they are not legally designated as proof of citizenship. Instead, citizenship is determined strictly according to the Citizenship Act of 1955. So, a passport is issued after the government is satisfied that the applicant is an Indian citizen, but it does not create citizenship. So understand the distinction between the two, and it cannot conclusively establish citizenship as well. In fact, Section 20 of the Passports Act empowers the central government to issue passports or travel documents even to non-citizens in certain cases. Okay, like we have done it for Tibetan refugees, Sri Lankan Tamil refugees. Okay, the law therefore itself does not. The law itself therefore recognizes that passport is just a travel document, not an exclusive citizenship certificate. This is not unique to India. In fact, in other democracies as well, like UK or US, passports are only travel documents and they are issued only after citizenship has been established. But the distinction here is that, unlike India, these countries like UK and US, they also maintain formal citizenship certificates separately, and they have a strong civil registration system. During the hearings on Bihar's SIR of electoral rolls, Supreme Court of India observed that passports and birth certificates possess stronger evidentiary value, but court stopped short of declaring them as conclusive proof of citizenship. In several cases, the court held that the burden of proving citizenship rests on the individuals who claim it. Okay, so India does not have a universal citizenship certificate. Citizens by registration or naturalization, they receive formal citizenship certificates by the government. But citizens who are citizens by birth, they receive no such equivalent document. As a result, citizenship is generally established through a combination of birth certificates, electoral rolls, school records, land records, etc., rather than a single definitive document. So, India's civil registration system has unevenly developed after independence. For example, after the late 1980s, people have the birth certificates, but before that, the birth certificates was not mandatory. Okay, so therefore, there is a distinction, or there is uneven distribution of birth certificates for the proof of citizenship. Okay, so we also saw a similar case in Assam NRC when applicants had to establish links with legacy records before the 24th March 1971 cutoff date. So about 19 lakh applicants were excluded because of missing or inconsistent documents, and therefore the nationwide NRC proposal, which was proposed after the CEA debate, became politically contentious. Okay. So the next topic is Netra Airborne Early Warning and Control System. This topic is important for security section. So DRDO has handed over the final operational clearance certificate of the indigenous Netra Airborne Early Warning and Control System to the Indian Air Force. So Netra Airborne Early Warning and Control System is an airborne radar and command platform built around an Embraer 145 aircraft. It is commonly known as the Indian Air Force Eye in the Sky. It has been developed indigenously by Bengaluru-based Center for Airborne Systems. India is the fifth country in the world to develop such capability. It is designed to detect incoming projectiles, ships, and aircrafts at long ranges. It offers real-time battlefield management, 250 to 500 plus kilometer detection ranges, and 300 to 360 degree radar coverage. It also encompasses a sophisticated suite of mission equipment. It can also share real-time information with fighter jets, ground stations, and other military assets.
So the next topic is Narco Coordination Center or NCORD. This topic is important for our governance section. Union Home Minister is scheduled to chair the 10th apex level meeting of NCORD in New Delhi. NCORD was established in 2016 for better coordination between states and Ministry of Home Affairs. It has been further strengthened through a 4-tier system in 2019. The purpose is to enhance coordination between the states, Ministry of Home Affairs, and other stakeholders to address the challenge of drug menace in a holistic manner. So the structure of NCORD is 4-tier. At the apex level, it is headed by Union Home Secretary. At the executive level, it is headed by a Special Secretary of Home Ministry. At the state level, it is headed by Chief Secretaries, and at the district level, it is headed by District Magistrates. It has launched certain initiatives like Mission Spandan, in partnership with where partnership with spiritual institutions are established for awareness against drug menace. Then we also have a toll-free helpline called Manas. Okay. So the next topic is Maharishi Sushruta. This topic is important for your art and culture section. So a bronze statue of Maharishi Sushruta, revered as the father of surgery, has been recently unveiled at the prestigious Royal College of Surgeons of Edinburgh at the UK. So Sushruta is known as the father of Indian medicine and the father of surgery. He was a pioneering figure in ancient Indian medicine. For Sushruta, the concept of Shalya Tantra, surgical science, was all-encompassing. His contributions have influenced the field of surgery, especially cosmetic surgery and medical practices within the global community. According to medical scholars, Sushruta lived and practiced medicine from 600 BC to 1000 BC. Sushruta was believed to be the disciple of god of Ayurveda, Lord Dhanvantari. He taught and practiced medicine in the city of Varanasi. He is known for his pioneering operations and techniques and for his influential treaty called Sushruta Samhita, which is the main source of knowledge about surgery in ancient India. So this was composed about 2500 years ago, but it still contains detailed instructions on surgery and medicine. It describes over 120 surgical instruments and provides details on various types of wounds, fractures, dislocations, conditions, and other treatments. He also developed many unique and practical techniques to dissect the human body and study its structure. Okay. So the next topic is Helena missile. This topic is important for security section. So state-owned Bharat Dynamics Limited has recently secured an order worth 1,100 crore from Hindustan Aeronautics Limited to supply launchers for helicopter-launched anti-tank NAG missiles. So Helena is an indigenous third-generation fire and forget anti-tank guided missile. The helicopter version of it is the helicopter version of ATGM. The Air Force version of this missile is known as Dhruvastra. It has been developed indigenously by DRDO. It covers distance ranging between 500 meter and 7,000 meter, and it is guided by an imaging infrared seeker with a lock-on before launch. The missile climbs sharply after the launch, and then it plunges directly onto the top of the tank. This system is equipped for day and night operations in all weather conditions. Okay. So the next topic is Kiru Hydroelectric Power Project. This topic is important for your economy section. So Kiru Hydroelectric Power Project in Kishtwar district of Chenab Valley has reached its final phase of construction. It's a 624 megawatt run-of-the-river scheme being developed over the Chenab River in Kishtwar district of Jammu Kashmir. The project will include the construction of a concrete gravity dam with a height of 135 meters and an underground powerhouse. This project is being developed by Chenab Valley Power Projects. The project shall provide much needed power in the northern grid, and it shall accelerate the process of development of remote areas of J&K. Okay. So the next topic is Lake Lach. This topic is important for your environment section. So more than 1,000 tiny earthquakes have exposed a deeper slanted reservoir beneath Germany's Lake Lach volcano. So Lake Lach is a volcanic caldera lake located in Rhineland, Germany. It is the largest lake in Rhineland. It is part of the East Eifel volcanic field within the larger volcanic Eifel region. This lake is oval in shape. It was formed by a massive volcanic eruption. Traces of volcanic activity can still be found in the form of volcanic outgassing. Okay, and this lake has no natural outlet. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.